नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा गर्म है और चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव का मुख्य केंद्र है अखिलेश यादव। अपना कैंपेन किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं और किस तरीके से वो अपने प्रचार को अंजाम दे रहे हैं, आइए एक सफर उनके साथ करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव के लिए क्या है चुनावी मुद्दे, क्या है चुनावी वादे और क्या है आगे के 5 साल के उनके इरादे अगर जनता उनको एक बार फिर चुनकर भेजती है तो। 2012 में जो समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था, उसके पीछे अखिलेश यादव की कैंपेन, उनकी स्ट्रैटेजी और राज्य इकाई का उनका अध्यक्ष होना भी एक बड़ा योगदान के तौर पर सामने आया था। जब सरकार बनी तब लोगों को लग रहा था कि शायद मुलायम सिंह यादव जी सत्ता की कमान संभाले, लेकिन उन्होंने सत्ता की कमान दी अपने बेटे और उनके उत्तराधिकारी अखिलेश यादव को। अखिलेश ने 5 साल तक उत्तर प्रदेश में काम किया, लेकिन लोग ये कहते हैं कि शायद कुछ लिमिटेशंस के साथ। लेकिन क्या अब अखिलेश बदल चुके हैं? क्या अब अखिलेश पॉलिटिकल तौर पर मैच्योर हो चुके हैं? क्या उन्होंने राजनीति के गुर सीख लिए हैं? उन्होंने इस बार सबको नारा दिया है विकास का, ये कहा है काम दिखता है और इसी के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन काम की कसौटी पर उनको जनता खरा साबित करेगी या खरा साबित नहीं करेगी या उनको टेस्ट करेगी। लेकिन ये बात तय है कि ये जो गठबंधन है, गठबंधन होने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हद तक दोनों के साथ आने के बाद जो इक्वेशंस उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव वाइब्स गठबंधन के लिए आ रही हैं। मुकाबला त्रिकोणी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है और एनडीए का भी गठबंधन है। उत्तर प्रदेश के चुनाव सबके लिए नाक की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि यहां से 2019 का सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्या है उनके चुनावी वादे, क्या है उनके इरादे और क्या है उनका नारा इस चुनाव में, ये जानने के लिए हम खुद अखिलेश यादव जी के साथ मौजूद हैं। उनके हवाई जहाज में हैं। आज उन्होंने 6 रैलियां की हैं, 6 रैलियों को संबोधित किया है और 2012 में देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री वो बने थे। 5 साल बाद कैसा रहा उनका अनुभव, अगले 5 साल के लिए उनके क्या होंगे वादे, क्या होंगे इरादे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, बस थोड़े से इंतजार में। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का वो चुनावी चेहरा है जो चर्चा में सबसे ज्यादा है। हाल ही में जो समाजवादी पार्टी के अंदर उठापटक का दौर चला था, उस दौर के बाद अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी काफी हद तक ऊपर गई है, बढ़ी है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। इस वक्त खुद अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, एक दिन में 6 मीटिंग, आपको ज्यादा नहीं लगता? ज्यादा नहीं हो जाता है? हालांकि ज्यादा है, क्योंकि समय कम है और उतने ही समय में सभी प्रत्याशी तक पहुंच जाएं तो ये बहुत अच्छा प्रत्याशी के लिए होगा और अपनी बात कहने में हमें जनता के बीच में रखने का मौका भी मिल जाएगा। क्योंकि सरकार बनानी है, अगर सभी प्रत्याशियों के पास पहुंच गए तो मैं समझता हूं अपनी बात में रख पाऊंगा और शायद जनता उनकी मदद करेगी, जिससे कि एक बार फिर समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप पूरे चुनाव के दौरान, 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी घूमने का प्लान किया है? हालांकि बहुत मुश्किल होगा कि 403 में हम जा पाए। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 200 के आसपास या 200 से ज्यादा की विधानसभाओं में पहुंच जाऊं, क्योंकि समय बहुत कम है। एक बार चुनाव शुरू हो गया 11 तारीख के बाद, फिर तो हर चरण में बहुत कम समय है। मेरा प्रयास होगा कि हमारे समाजवादी साथी हैं उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाएं, नहीं तो ज्वाइंट विधानसभाओं की मीटिंग करके 2 विधानसभाएं एक साथ या 3 विधानसभाएं एक साथ उनके कार्यक्रम करेंगे। शुरुआत करते हैं, आपके हिसाब से चुनावी मुद्दे क्या हैं इस चुनाव? मैं ये कह सकता हूँ, जो समय बदला है और जितना लोगों तक जानकारी आज पहुंच रही है, लोग टीवी देख रहे हैं, लोग इंटरनेट के माध्यम से न केवल देश के बारे में बल्कि दुनिया के बारे में जान सकते हैं। आज लोग विकास चाहते हैं, काम चाहते हैं, अपने आसपास की चीजें भी बदलती हुई देखना चाहते हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी हों, शहर साफ सुथरे दिखाई दें, बिजली का इंतजाम अच्छा हो, कॉलेज अच्छे हों, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों,
पुलिसिंग के लिए नया कोई इंतजाम हो। मैं ये कह सकता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में और लोगों को सुविधाएं देने में कम से कम समाजवादी लोगों ने काम किया है, और उसी भरोसे पे हम चाहते हैं कि जनता एक बार फिर हमारी मदद करे, जिससे इसी काम को हम तेजी से बढ़ा सके। आपने कुछ पर्टिकुलर काम जैसे एक्सप्रेसवे हो गया, जैसे मेट्रो हो गई, उन सब की शुरुआत करी, 5 साल के अंदर उनको बनाया। सवाल ये है कि क्या वही आप शोकेस करके अगले 5 साल के आधार पर काम? देखिए, जो एक्सप्रेसवे इसलिए बनाया है, आज जरूरत है, अगर हम किसी जगह पहुंचना चाहते हैं जल्दी, तो आपका एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे हो, और ये उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो दिल्ली से आगरा, आगरा से लखनऊ और लखनऊ से गाजीपुर, बलिया को जोड़ने वाला इकलौता एक्सप्रेसवे होगा। मेरी कोशिश तो होगी आने वाले समय में कोई भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी रह रहा है, अगर वो 5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकता है, तो मैं समझता हूं उससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। वहीं बिजली से जैसी समस्या का समाधान किया है, अगर हम ये बताने में कामयाब हो गए, समझाने में कामयाब हो गए लोगों को कि यही विकास है, तो शायद जनता हमारा साथ देगी और मदद भी करेंगे। अखिलेश जी आप थके हुए हैं, क्यों ना मैम आप चाय सर्व कर दें, ताकि चाय पीते पीते अखिलेश जी अपना इंटरव्यू दे सके। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं। अखिलेश जी, अगर इन पूरे इलेक्शंस को देखा जाए, एक बड़ा टर्नआउट हुआ समाजवादी पार्टी के अंदर चुनाव से ठीक पहले, लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टी ये बोलती है कि ये तो परिवार में ये तो परिवार के अंदर मिला जुला फाइट था। क्या ये वाकई मिला जुला था या ऑल ऑफ ए सडन हुआ? हाँ, लोगों को ये लग सकता है कि मिली जुली है, लेकिन मैं ये कह खासतौर पर बीजेपी और बीएसपी ये कहते हैं। वो तो कहेंगे, बीजेपी बीएसपी क्योंकि विरोधी पार्टी है, स्वाभाविक है वो इस बात को कहेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये कोई प्लान नहीं था। ये जो राजनीतिक घटनाएं घटी, मैं नहीं चाहता था कि ऐसी घटनाएं घटें और ऐसे भी फैसले लेना पड़ जाए। हमारी कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी एक होकर के चुनाव मैदान में जाए, लेकिन परिस्थितियों ने, समय ने साथ नहीं दिया, इसलिए ऐसी चीजें हो गई। लेकिन मैं समझता हूं अब पीछे मुड़ के देखना ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव के मैदान में हम हैं। 3 दिन बाद वोट पड़ने जा रहा है पहले चरण में। हमारी कोशिश होगी कि सभी समाजवादी लोग जब समाजवादी पार्टी में हैं, तो एक बार फिर अगर समाजवादी सरकार बन जाएगी, तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का बढ़ेगा तो नेताजी का सम्मान बढ़ेगा। एक बार फिर बहुमत मिल जाएगा तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो नेताजी, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया और जिस पार्टी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आखिर क्या हालात थे कि आपको खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था? मैं ये कह सकता हूं कि हालांकि इस निर्णय में कई बार बहुत सोचा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि वो मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा। और मैंने कहा, हर मौके पर कहा कि मेरी कोशिश होगी कि नेताजी का सम्मान और कैसे बढ़ सके, वो काम मैं जरूर करूंगा। आपने कहा वो काम आप जरूर करेंगे, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसे हालात बने जिससे लोग ये भी प्रचारित कर रहे हैं कि जो अपने पिताजी का बात पूरी नहीं सुन सका, वो प्रदेश की जनता का क्या करेगा। ये कई लोग पब्लिक मीटिंग्स में कह रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं कुछ लोगों ने जरूर कहा है इस बात को कि जो अपनी पिताजी और बेटे के बीच में ऐसे संबंध रखता है, वो क्या प्रदेश के लिए करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि मैं और नेताजी का जो संबंध है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, जितना मैं सम्मान कर सकता हूं उनका, मैंने जैसा सम्मान किया वैसा हमेशा उनका सम्मान करता रहूंगा। और नेताजी को कोई नाराजगी होगी व्यक्तिगत, उस पर हम जरूर सोचेंगे, विचार करेंगे, लेकिन कोई ये न समझे कि हमारे नेताजी के संबंध खराब हैं या नेताजी का हम कहना नहीं मानते हैं। आने वाले समय में जब पार्टी बड़ी दिखाई देगी, तो शायद इन सवालों का जवाब उन तमाम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि 1 महीने बाद जब सरकार बन जाएगी तो शायद सम्मान तो नेताजी का ही बढ़ेगा। और जो बात कल होनी है वो आज मैं कहूं शायद लोग नहीं भरोसा करेंगे, लेकिन जब कल होते हुए देखेंगे तो शायद उन तमाम लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने चाय लीजिए, आप थके हुए हैं, दिन भर आपने 6 कैंपेन करी है।
तो आप खाते क्या है दिन भर? हाँ, मैं वैसे पूरी सब्जी खाता हूँ दिन में। हालांकि आज नहीं खा पाया हूँ पूरी सब्जी, वरना घर से पूरी सब्जी बना के चलते हैं, जिससे दिन भर अगर भाषण ज्यादा देना पड़े तो पेट खाली न रह जाए। यूपी वालों का फेवरेट है पूरी सब्जी। हालांकि क्योंकि उससे अच्छा खाना हो नहीं सकता कुछ, और वो भी सफर में और मेहनत के समय में, तो शायद पेट भरने के लिए पूरी सब्जी बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छी चीज है। वापस मुद्दे पे आते हैं। जब समाजवादी पार्टी का संकट हुआ उस वक्त आपने आहत होकर ये बात भी कही थी कि कुछ बाहरी लोगों ने पार्टी को इन्फ्लुएंस किया है या पार्टी के निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। क्या आप बताना चाहेंगे वो लोग कौन? हालांकि मैंने कहा जरूर था, और हमारी पार्टी के तमाम लोग ये समझते थे कि बाहर के लोगों ने हस्तक्षेप करके नेताजी से कुछ फैसले करवा लिए हैं। लेकिन अब मुझे कोई कैसे अमर सिंह जी को राज्यसभा भेजना? अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब बाहरी लोग भी हों या अंकल हों, किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी और पार्टी के नेता अब सब परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इस लक्ष्य में लगे हैं कि कैसे भी उनकी सरकार बन जाए। तो मैं समझता हूं अब सब कुछ पार्टी के पास है, सब निर्णय हम सब ले सकते हैं, इसलिए अब किसी से कोई शिकायत नहीं है मेरी। मुझे पता है कि आप पुरानी बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन दर्शक इस बात को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और उनमें बड़ी उत्कंठा है कि अखिलेश जी से सवाल पूछा जाए। क्या आप मजबूर हो गए थे? आपने मजबूरी में ये कदम उठाया जो समाजवादी पार्टी में आपको उठाना पड़ा, और क्या हालात बन गए? मैंने पहले कहा कि कभी कभी समय और परिस्थितियां, और जब कोई रास्ता पॉलिटिकल नहीं बचा, मैं नई पार्टी नहीं बना सकता, मैं दूसरे दल में जा भी नहीं सकता, मैं किसी और दल में क्यों जाता। इसलिए मजबूरी में ये फैसला उठाना पड़ा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हों मुझसे, हो सकता है कुछ लोग दुखी भी हों इस बात से, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी, मैं तमाम लोगों को कह सकता हूं कि इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि सरकार बन जाए, तो शायद तमाम लोगों का सरकार बनने के बाद जवाब मिल पाएगा। एक सवाल लोगों के मन में है कि आपके चाचा शिवपाल सिंह यादव, जो जिनके साथ आप राजनीति में आए, और वो बड़े कद के नेता समाजवादी पार्टी में रहे हैं और अभी भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा वो नहीं है, लेकिन आपने उनको सिर्फ जसवंत नगर तक सिमटा दिया ऐसा। अब वो उनकी क्षेत्र है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना भी है। अब उनका तीसरे चरण में चुनाव, इसलिए उन्हें अपने क्षेत्र में रहना पड़ रहा है, तो वो अपना क्षेत्र संभाले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आपने जो शक्ति प्रदर्शन किया लखनऊ के अंदर, उसके बाद ऐसा लगा कि पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ कतारबद्ध करी है, इसलिए क्योंकि लोगों को आप में उम्मीद दिखती है। मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार हम लोगों ने 5 साल लोगों के बीच में काम किया, और सरकार के फैसलों से लोग खुश थे, और जो सरकार के और जो नेताजी ने तमाम घोषणा पत्र में बातें लिखी वो हमने जमीन पर उतारी थी। शायद इसी भरोसे ने और इसी काम ने तमाम लीडरशिप को मेरा साथ देने को साथ दिया, उन्होंने साथ आए मेरे। शायद जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था और आने वाले समय में और काम होंगे, इस भरोसे ने मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया। सबसे बड़ी बात है, क्या अखिलेश यादव का ये इमेज मेकओवर अखिलेश ने प्लान करके किया था? क्योंकि आपकी जो छवि है वो आज की तारीख में चर्चा का मुख्य बिंदु है, पूरे चुनाव का फोकल पॉइंट है, तो गलत नहीं। ये कोई घटना जानबूझ के नहीं कराई, न छवि बनाने के लिए कराई। मैं तो ये कई बार कह रहा हूं कि मैं जैसा था वैसा ही हूं, और परिस्थितियां कैसे भी आएंगी तभी मैं ऐसे ही दिखाई दूंगा, क्योंकि मुझे काम करना है, और मुझे नेताजी ने ही मौका दिया था काम करना का। मैं काम करके कम से कम दिखाना चाहता हूं कि हाँ, इतने बड़े काम भी सरकार में किए जा सकते हैं, और कम से कम उसमें मैं सफल रहा हूं। चाहे वो एक्सप्रेसवे बनाना हो, चाहे कई जिलों में जैसे नोएडा में मेट्रो, गाजियाबाद में मेट्रो, लखनऊ में मेट्रो, कानपुर में काम शुरू हो गया। आने वाले समय में मेरठ में, वाराणसी और आगरा में मेट्रो बनानी है। लैपटॉप बांट के दिखा दिया, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे दी। आने वाले समय में सभी गरीब महिलाओं को अगर हम पेंशन दे देंगे
तो मैं समझता हूँ ये बड़े सफल कार्यक्रम है और कहीं न कहीं इससे पार्टी की छवि, कहीं न कहीं हमारी छवि इसी से जुड़ी हुई है। सभी लोग ये बोलते थे 4-4.5 साल तक कि अखिलेश जी व्यक्ति तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन शायद उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। क्या इन 4.5 सालों में आपने महसूस किया कि आपके डिसीजंस को सुपर इम्पोज करने की कोशिश हो जाती थी, प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी? अब वो उन सवालों का कोई जवाब का मतलब नहीं है, क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके हैं। मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से, अगर जनता दोबारा मौका देगी तो उससे बेहतर, उससे तेज काम करने का काम हम समाजवादी सरकार में करेंगे। क्या आपने सोच के रखा था कि आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे अगर नए हालात बने, या ये एक एकाएक में लिया गया कदम था जो आपको लगा, एक ऑफर आया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया? ये कोई प्लान नहीं था, ये तो परिस्थितियां और उस समय के मौके पे जरूरत थी इस बात की कि अगर अलायंस हो जाएगा तो वोटर्स में एक भरोसा होगा और एक मैसेज जाएगा कि अगर मिलके लड़ रहे हैं तो कम से कम सेकुलर और जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ साथ नई दो सोच के युवा नेता अगर साथ मिलेंगे तो देश को, समाज को और प्रदेश को अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे। शायद परिस्थितियों ने और चुनाव ने ये गठबंधन करा दिया। आपकी तमाम नीतियों पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले लोग ये भी कहते हैं कि क्या ये मजबूरी में लिया गया गठबंधन है या एक मजबूती का गठबंधन? मैं ये कह सकता हूँ मजबूती का ये गठबंधन है, और कोई बात पक्की हो जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, लोगों के दिल और दिमाग में दुविधा जो थी कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के आ जाने से वो दुविधा भी दूर हो गई, कंफ्यूजन भी दूर हो गया और ये पक्का अलायंस एक पक्की सरकार देने का काम भी करेगा। क्या आपको लगता है कि आपने इतना सारा विकास काम किया है और लोगों को ये लगता है कि 5 साल में जो काम किया उसके आधार पर अखिलेश अगर सिंगल भी चले जाते तो कोई बुराई नहीं थी, एक पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती है आपकी लीडरशिप को? अभी तक 5 साल में पॉजिटिव वाइब्स ही मिली है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का साथ आना आपको क्यों जरूरी लगा? ये ऑफर किसकी तरफ से आया था और किसके कहने पर, या ये आपकी परिकल्पना थी गठबंधन? मैं ये कह सकता हूं कि जब विचार और राजनीतिक लोगों की मुलाकात होती है या परिस्थितियां जब ऐसी बनी, तो मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप में बात हुई। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप्स में जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच और समाजवादी पार्टी के, तब जाकर के मैं समझता हूं ये फैसला लिया गया है। ये अचानक नहीं लिया गया, जानबूझ करके न लिया गया, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश की खुशहाली और देश में एक संदेश जाए इसलिए ये फैसला लिया गया। लोग ये कहते हैं कि अखिलेश और राहुल दोनों युवा हैं, दोनों की दोस्ती थी, डिम्पल जी और प्रियंका की दोस्ती, ये गॉसिप है मीडिया की और आम लोगों में चर्चा का विषय है, इसलिए ये गठबंधन पॉसिबल हो पाया। क्या एक सत्यता है? देखिए, राहुल जी और मैं क्योंकि लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई मौकों पर हम लोग एक दूसरे से मिले भी हैं, स्वाभाविक है हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, कम से कम जानना, लोकसभा में पहले साथ रहना, उसी भरोसे ने ये संबंध आगे बढ़ाए हैं। जहां तक डिम्पल और प्रियंका जी का सवाल है, मैं समझता हूं डिम्पल और प्रियंका जी की कभी बात नहीं हुई। नहीं, ये सच है कि उन दोनों की कभी बात नहीं हुई। अच्छा, लोग ये कहते हैं आपके आलोचक कि आपने ये गठबंधन क्यों किया? अगर आपको अपने कामों पे कॉन्फिडेंस था, आपको अपने 5 साल के परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस था, आपको अपनी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस था और आप समाजवादी पार्टी के एक छत्र नेता के रूप में उभरे थे, तो आपने ये गठबंधन क्यों किया? लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अखिलेश जी को पूरा कॉन्फिडेंस अपने कामों पे नहीं है। ये इसलिए गठबंधन किया कि जो दुविधा लोगों में रह जाती कि सरकार बन रही कि नहीं बन रही, वो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए गठबंधन किया। अब आप अकेले शायद कमजोर थे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहता हूं और मैंने हर मौके पर कहा कि वैसे तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं अकेले, लेकिन अगर कांग्रेस का भी साथ आ जाएगा तो 300 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। तो मैं समझता हूं 300 से ज्यादा सीट जीतने के लिए गठबंधन हम लोगों ने किया है।
क्या आपका कॉन्फिडेंस है या एक चुनावी दावा कि आप 300 सीटें जीत जाएंगे? क्योंकि 300 सीटें जीतने का दावा अमित शाह जी ने भी किया। वो शायद उन्होंने 6 महीने पहले किया था, अब शायद नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें निराशा हाथ आ रही होगी जब जनता के बीच में जा रहे होंगे। हम तो जनता के बीच में जाकर के इस बात को कह रहे हैं। अब तो चुनाव आ गया, 3 दिन का चुनाव है, वोट पड़ेगा पहले चरण में, तो हम तो जनता के बीच में जब जा रहे हैं तब ये मैं कह सकता हूं कि अकेले समाजवादी सरकार बना रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ आने से अब 300 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बेसिक विचारधारा पर जाया जाए, जिसको आप मानते हैं, जिसकी आपने टोपी पहन रखी है और जिसका संदेश आप देते हैं, वो बेसिकली है गैर कांग्रेसवाद की। जो लोहिया जी की पूरी वो थी, उनका ये मानना था कि भ्रष्टाचार की और दुनिया भर की दिक्कतों की जो जड़ है वो कांग्रेस है। क्या आपको लगता है कि ये परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं या आप कांग्रेस को उस तरह से जिम्मेदार अब नहीं मानते? देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वाभाविक है, वो कांग्रेस से निकल करके उन्होंने समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया। उसी विचारधारा को नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उस समय मेन विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस का राज हुआ करता रहा होगा और दूसरा दल कभी रहा नहीं होगा ताकतवर। तो स्वाभाविक है ये लीडरशिप किसके विरोध में खड़े होते हैं? कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन आज ताकतें दूसरे तरह की भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मान लीजिए बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, इनसे आज खतरा समाज को दूसरे तरह का है। इसलिए समाजवादी ये मानते रहे हैं कि जब कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर होगी तो सबसे करीब समाजवादियों से उसके रिश्ते होंगे, और बहुत गहरे रिश्ते तभी होंगे जब कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर होगी। क्योंकि हम आपके काम की बात कर रहे हैं, इसलिए जो आपका लोग क्रिटिसिज्म करते हैं उसमें एक मुद्दा ये भी करते हैं कि आपने दिखाने के लिए उद्घाटन कर दिए। मायावती जी कहती हैं कि देखिए लखनऊ मेट्रो शुरू तो नहीं हुई, एक्सप्रेस हाईवे पूरा नहीं हुआ, काम तो मैंने किया था, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन काम लेने का कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। क्या आप उनके इस क्रिटिसिज्म को जायज मानते हैं? देखिए, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता अब ये कहती हैं कि अब हम मूर्तियां और स्मारक नहीं बनाएंगे, केवल हम विकास करेंगे। ये तो बड़ा अजूबा है कि जिन्होंने पत्थर स्मारक बनाए हो अब वो विकास की बात करें। और जो समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया है वो आज चालू है, 2000 से ज्यादा गाड़ियां निकल रही हैं, टोल नहीं लग रहा है। हालांकि एक ब्रिज जो था रेलवे पर, जो भदान के पास आरओबी बन रहा है, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक्सप्रेसवे पूरा का पूरा खुल जाएगा। जहां तक मेट्रो का सवाल है, मेट्रो का एक प्रोसीजर है, सिक्योरिटी का एक प्रोसीजर है। पैसेंजर्स बैठने से पहले 3 महीने का ट्रायल होता है। तो मैं समझता हूं उस दिन मेट्रो का जब उद्घाटन किया तो उस दिन मेट्रो चली थी, तो मेट्रो का ट्रायल अभी 3 महीने चलेगा। वो सिक्योरिटी और तमाम चेक्स जब पूरे हो जाएंगे और रेलवे से एनओसी मिल जाएगी तो लोग बैठ करके उसमें चल सकेंगे। तो ये तो एक प्रोसीजर है। अगर पहले दिन हमें एनओसी दे दे रेलवे विभाग तो शायद हम पहले दिन लोगों को बैठा देंगे, लेकिन वो एक 3 महीने का ट्रायल प्रोसीजर होता है जिसमें सब चीजें चेक की जाती हैं। सिग्नल्स हैं, ट्रैक्स हैं, कोचेस हैं, स्पीड है, ब्रेक्स हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ मार्च के बाद उसमें लोग बैठ सकेंगे और जो शुरुआत की हम लोगों ने उसका उद्घाटन करने का भी मौका मिला। अब ये विरोधी लोग हैं क्योंकि कुछ कर नहीं पाए, उन्हें भी तो 5 साल का मौका मिला था, तो बहुजन समाज पार्टी ने क्यों नहीं मेट्रो चला दी लखनऊ में? हमने तो 2.5 साल में 2 साल में बना के तैयार कर दी। उन पे भी 5 साल थे, वो शुरू कर देते। यहां नहीं करते तो किसी और शहर में बना देते, क्योंकि अब जनता विकास चाहती है। इसलिए स्मारक की बात न करके ये विकास की बात करके जनता को धोखा देना चाहती है। सबसे बड़ा जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वो है भ्रष्टाचार और गुंडा राज। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के झंडे में लोग गाड़ियों में घूमते थे और गुंडा राज चलाते थे और भ्रष्टाचार चरम पर था। ये दोनों आरोप आप पर छसपा करने की कोशिश हो रही है। पहले भी जो सरकार की आलोचना होती थी वो गुंडा राज को लेकर ही होती। मैं समझता हूँ बीजेपी ने कोई विकास किया नहीं,
बीजेपी केंद्र में सरकार है, उनके सबसे ज्यादा सांसद हैं। उन सांसदों ने तो कोई काम किया नहीं। जनता उनसे सवाल कर रही है कि आपने क्या काम किया है, केंद्र सरकार से क्या बड़ी परियोजना लेकर के आए हो या योजना चल रही है, उस पर तो कोई जवाब है नहीं। इसलिए जानबूझ करके केवल इन सवालों को खड़ा करना, जनता के अंदर मैसेज देना, उनसे गुमराह करके लाभ लेने की कोशिश है। मैं समझता हूं जनता समझती है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रही। अगर कभी कोई शिकायत किसी की आई तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। और साथ ही साथ क्योंकि विकास किया नहीं बीजेपी ने, तो सड़क, बिजली, पानी पे तो बात कर नहीं सकते, मेट्रो पे बात नहीं कर सकते, विद्याधन पे बात नहीं कर सकते, समाधि पेंशन पे बात नहीं कर सकते। इसीलिए जानबूझ करके कानून, लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब आपने लैपटॉप बांटे, आपकी एक बड़ी फेमस योजना थी, और आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। आपने जब लैपटॉप बांटे तो लोगों ने ये कहा कि 2014 में मोदी जी को देख देख के युवाओं ने मोदी जी को वोट दे दिया। लेकिन क्या वही लैपटॉप अब अखिलेश की परसेप्शन में, अपनी इमेज बनाने में मदद कर रहा है? ये आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं? मैं ये कह सकता हूं, उस समय उन्हें बीजेपी के नारों ने फंसा लिया, नौजवानों को फंसा लिया। कभी कभी समझाने से वोट लोग नहीं देते हैं, बहकाने से वोट देते हैं। उन्होंने अच्छा नारा, अच्छे दिनों का नारा देकर के नौजवानों को और उत्तर प्रदेश की जनता को बहका लिया था। आज लगभग 3 साल उनके पूरे हो गए हैं। जनता ने उन्हें देख लिया है, कोई चीज जमीन पर नहीं उतरी है। एक बार फिर लैपटॉप पाने वाले, विद्याधन पाने वाले, समाजवादी पेंशन पाने वाले और 108, 102 से लाभ पाने वाले लोग एक बार फिर समाजवादियों की मदद करेंगे। और पूरे देश में सबसे ज्यादा नौजवानों को एक लैपटॉप देने का काम अगर सरकार ने किया है तो एक एक लैपटॉप की कहानी है, एक सफल कहानी लैपटॉप की एक एक की मिलेगी। शायद वो इस बार सब नौजवान जिन्होंने लैपटॉप पाया है, कोई न कोई उससे मदद ली होगी और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए होंगे, वो सब एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन बिहार की तर्ज पे हुआ है? बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन हुआ था, वोट ट्रांसफर हो गए थे, और आपको उम्मीद है कि कांग्रेस के वोट भी आपको ट्रांसफर हो पाएंगे? क्योंकि उनके वोट ट्रांसफरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और आपके कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं रिजनमेंट है इस चीज को। हाँ, जहां कहीं भी इस तरह की बात आएगी जानकारी में, उसका निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूं गठबंधन को एक दूसरे के दल के लोग मदद करेंगे। कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को, ये शायद वर्कर जान गए हैं। आने वाले जब चुनाव होंगे तो आप ही देखेंगे कि एक दूसरे के वर्कर मदद करने पर दोनों की मदद होगी। क्या बिहार की तर्ज पर आप इस गठबंधन को मानते हैं कि यह गठबंधन बिहार की तर्ज पे हुआ है और हालात भी लगभग एक है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, नरेंद्र मोदी को रोका जाए? हाँ, मैं ये समझता हूँ बिहार में तो क्योंकि राजनीतिक दल ही 2 थे, एक बीजेपी और ये 2 बड़े राजनीतिक दल। यूपी में तीन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, क्योंकि हाँ 3 ही दल थे वहां। तो बीजेपी के खिलाफ तो ये 3 दल थे, तीनों दल एक हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग तरह की है। यहाँ केवल 2 दल एक हुए हैं, बाकी दल अलग अलग लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ परिणाम वही आएगा जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया था, उत्तर प्रदेश में भी परिणाम इन्हीं के खिलाफ आने वाला है। अगर समाजवादी पार्टी की छवि की बात की जाए तो लोग ये कहते थे कि अखिलेश ने उस छवि को बदला। यानी पहले ये पार्टी बाहुबलियों की पार्टी थी, अपराध से जुड़े हुए लोगों की पार्टी थी, लेकिन आपने कौमी एकता दल का विलय नहीं होने दिया, आपने अतीक अहमद का टिकट काटा। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि कई सारे दागियों को पीछे के रास्ते से आपने अभी भी टिकट दिया, जैसे अब ऐसे। देखिए, बहुत कुछ मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी में बदला है। मेरी कोशिश रही कि मुद्दे हमारे विकास के रहें। अगर जनता के बीच में बहस हो तो बहस इस बात की हो कि कन्या विद्याधन मिला है कि नहीं मिला, सड़क बनी कि नहीं बनी, बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर और लोग दलों के आ जाते लोग तो शायद बहस बदल जाती। इसलिए मैं चाहता था कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उस काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएं, जिससे हमारे कार्यकर्ता, पार्टी और नेता को बहस करने में आसानी हो।
कि आप लोग ये कहते हैं कि आपने बीजेपी के जो नारे थे उसको तोड़ने के लिए कुछ खास छवि वाले बाहुबलियों को जानबूझकर अखिलेश यादव से दूर रखा। ये नहीं किया। जो मेरा सिद्धांत था और जो मेरी पार्टी के अंदर राय थी मैंने सबको बता दी थी, और उसी राय पे मैं समझता हूं हम चलेंगे तो समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी आम जनता के बीच। आपके ऊपर ये भी आरोप लगाते रहे विपक्षी की उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री हैं, कभी 5 हैं, अखिलेश तो ट्रेनी मुख्यमंत्री हैं। क्या इस तरह के जो एलिगेशंस आप पर लगते थे आपको उस पर हंसी आती थी या गुस्सा आता था? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई सुझाव देता है और अगर सुझाव अच्छा है तो मैं समझता हूं किसी भी मुख्यमंत्री को मानना चाहिए, क्योंकि सीनियर लीडरशिप अगर राय दे रही है वो बात तो अब खत्म हो गई। लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं जो 5 मुख्यमंत्रियों को आरोप लगा रहे थे, आज उन पे एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। सोचो, हमें 5 कहते थे, खुद के दल के पास भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा नहीं है। तो ये तो बड़ा सवाल है जनता के सामने। और जहां तक सवाल ये है सरकार चलाने का, मैं समझता हूं, मैंने ही खुद कहा था कि अगर ट्रेनी होकर के इतना काम कर सकते हैं तो अगर जनता दोबारा मौका देगी तो सोचो हम कितना काम कर पाएंगे। अब आप प्रोबेशन से आप कंफर्मेशन की हालत में आ गए, क्योंकि जो सरकार चलाने की जो चीजें होती हैं, जो समझ और जो अधिकारियों को जानने का तरीका, मैं समझता हूं इतने वर्षों में मुझे अनुभव मिला है और उसका अनुभव उत्तर प्रदेश की जनता को मिल सकता है। विपक्ष का एक ये भी आरोप रहा है कि आपने कुछ नेताओं के बीच में उत्तर प्रदेश को बांट दिया, ये इलाका इनका, ये इलाका इनका, और इस आधार पर वसूली चलती रही, और ये परसेप्शन भी काफी टाइम रहा, 4 सवा 4 साल। नहीं, अब इस पे मैं समझता ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी कोशिश रही कि अपनी लीडरशिप से सीधा सीधा मिले, अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी आम आदमी अगर आपके पास आता है तो उसकी सुनवाई हो। मैं खुद जनता दरबार लगाता था, कई स्कीम्स में मैंने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया है पैसा। तो ऐसा कहना गलत है कि कोई इलाका, कोई जिला, कोई बड़ा नेता देखता था। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग चीफ सेक्रेटरी लेवल पे लगातार मीटिंग करते रहे हैं, और जो हमारे जनता दरबार में आया कम से कम हमने सुनवाई की। अगर कहीं किसी की शिकायत हुई तो प्रशासन को इस बात का बताया गया कि आपको हर एक आम आदमी की मदद करनी है। ठीक है, आपने ये माना, आपने ये कहा, लेकिन ये आरोप भी बार बार लगा कि भ्रष्टाचार बहुत है, और एक मंत्री गायत्री प्रजापति जिनको आपने हटाया था उनके ऊपर कई व्यक्तिगत तरह के भी आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और कई सारे अन्य आरोप भी लगे। तो क्या आपको लगता है कि उनकी छवि आपकी इस छवि से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, लेकिन उनको टिकट देना आपकी मजबूरी था? जहां तक प्रजापति जी का सवाल है, ये सही है कि माइनिंग की जांच थी, जो माइनिंग करने के तरीके उसकी जांच है। मैं समझता हूं जांच जब हो जाएगी तो सामने बातें आएंगी, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार, अगर सामने आएंगी बातें तो सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन एज सच प्रजापति पे जो आरोप अपने ऊपर हैं, उनके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस है तो उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। तो अभी जो जांच चल रही है वो माइनिंग पे जांच चल रही है, अभी प्रजापति पे जांच नहीं चल रही है। इसलिए मैं समझता हूं उन्होंने क्षेत्र बनाया है, और कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनका चुनाव लड़ना, पार्टी कहती है कि इनको लड़ाना चाहिए तो पार्टी लड़ा रही है उनको। आप जिस इलाके में आज प्रचार करके आए हैं वहां का सबसे बड़ा मुद्दा है गन्ना किसानों का। ऐसा क्यों होता है अखिलेश जी कि गन्ना किसानों को उनकी फसल की कीमत भी नहीं मिल पाती? आज उनकी हालत बदहाल है। 5 साल में आप क्यों नहीं इसको सॉल्व कर पाए? मैं ये कह सकता हूं, किसान, गन्ने वाला किसान, एक आध साल उनको तकलीफ हुई जब पैसा पेमेंट लेट हुआ, वरना कोई भी किसान समाजवादी पार्टी से शिकायत नहीं कर सकता। उनके गन्ने का पूरा 100% भुगतान कराया है। जहां कहीं मिल नहीं कर रही थी, सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की है, और मैं कह सकता हूं, मेरी खुशी है इस बात की कि सभी चीनी मिलों ने किसानों का भुगतान किया है। आने वाली जो पेराई सीजन है उसका भी भुगतान करेगी। लगातार गन्ने की कीमत भी बढ़ी है, जिससे किसानों को कम से कम सरकार के प्रति
लगाव भी है और संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। आपने जब कांग्रेस से गठबंधन किया तो आपको नहीं लगा कि राहुल गांधी की जो निगेटिव पॉलिटिकल इमेज पॉलिटिकल पार्टी पोर्ट्रे करती है या उस पर चस्पा करने की कोशिश की जाती है, वो अखिलेश की इमेज को भी डेंट कर सकते हैं? क्योंकि आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो कैंपेन हो रही है वो इन दो चेहरों पे हो रही है, जिसमें आपका चेहरा प्रमुख है। मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि कोई राजनीति करेगा और विपक्ष में होगा तो उसे भी आरोपों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इधर कांग्रेस नेता के साथ जब से हम लोग जुड़े हैं, मैं समझता हूं कोई किसी तरह की टिप्पणी अभी तक किसी ने नहीं की। और वो भी नौजवान है, हम भी नौजवान हैं। मैं समझता हूं साथ मिलकर के बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े समस्याओं का समाधान कैसे हो, शायद उसमें रास्ता निकाला जा सकता है। क्या आने वाले समय में जो बड़ी मांग है लोगों की, लोग पूछ रहे हैं और उसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि डिंपल जी और प्रियंका जी साथ में प्रचार करेंगी, क्या वो दोनों एक मंच पर आ सकते हैं? मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि डिंपल खुद स्वतंत्र हैं, वो अपनी पार्टी का प्रचार करेंगी। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता के बारे में मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? ये तो उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि वो किसको प्रचार में लेके जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि डिंपल प्रचार करने जाएंगी अपने क्षेत्र में भी, और जहां पर उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हें जाना भी चाहिए उन क्षेत्रों में जहां जनता बुलाए। आपने एक्सप्रेसवे बनाया और आपका माफ कीजिए ज्यादा वक्त ले रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरा चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो मैं चाहता हूं आप सामने आए हैं तो कोई सवाल छोड़ू ना, मेरा लालच ये है। तो आपने उत्तर प्रदेश में हाईवे बनाया, लेकिन लोग ये आरोप लगाते हैं, विपक्षी पार्टियां खासकर, कि एक सड़क बनाने से क्या हो रहता है? उत्तर प्रदेश में जो बाकी सड़कों की हालत है मोटे तौर पे वो तो खराब है। ये क्योंकि सरकार के कई कार्यक्रम चलते हैं, एक विभाग के भी कई कार्यक्रम होते हैं, तो सरकार का और इस विभाग का सबसे बड़ा काम ये था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाना 24 महीने में। इसके साथ साथ लगभग 50 जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा है। ये शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा गया है, जिसमें कि 50 जिला मुख्यालय है। साथ ही साथ गांव की सड़कें भी बनी हैं, गांव का विकास भी हुआ है, लोहिया ग्राम बना करके, जनेशमिस गांव बना करके, साथ ही साथ 3,05,000 लोहिया आवास देने का भी काम हुआ है। तो कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि एक ही सड़क बनी है। 50 जिले भी बने, गांव की सड़क भी बनी है, स्टेट हाईवे तो बने ही बने हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो सबसे जरूरी सड़कें हैं वो भी बनाने का काम सरकार में हुआ है। तो पब्लिक हेल्थ है, स्वास्थ्य, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ है जिसका आपने उल्लेख भी किया। स्वास्थ्य को लेकर ये है कि 108 एम्बुलेंस तो आ गई, लेकिन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो सरकारी चिकित्सा केंद्र है, उनकी हालत बहुत खस्ता है। और प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनका एक तरह से जाल सा बिछ गया है। मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है 102, 108 एम्बुलेंस पर। आने वाले समय में सीएससी और जिला अस्पताल को इतना बेहतर करेंगे कि गरीब और मरीज लोगों को कहीं दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने न जाना पड़े। साथ ही साथ एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का काम किया है। जो आजादी के बाद से 2012 तक जितनी एमबीबीएस सीटें थी, 2012 से लेकर के 2017 तक मैं कह सकता हूं सीटें दुगनी कर दी हैं एमबीबीएस की। इसी तरह नर्सेज की कमी है, बड़े पैमाने पर नर्सेज की भर्ती की जाएगी। और स्वास्थ्य क्षेत्र में न केवल जिला अस्पताल बल्कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैसे अच्छे बन सकें, उस दिशा में भी सरकार ने घोषणा पत्र में लिखा है। अभी एम्बुलेंस पे भरोसा है, आने वाले समय में जिला और सीएससी अस्पताल भी बेहतर किए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो युवा हैं वो आपकी लैपटॉप स्कीम्स को उन्होंने हाथों हाथ लिया था, अब स्मार्टफोन स्कीम्स को भी हाथों हाथ लेंगे? मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी बदली है, स्मार्टफोन बहुत मददगार होंगे। सरकार से सीधा जोड़ने का काम हो सकता है। हर विभाग के ऐप बनाए जा सकते हैं और उन ऐप में योजनाओं के बारे में जानकारी हो सकती है। तो आपको ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, आप उन मोबाइल से उन ऐप से सीधे ऑफिस से जुड़ जाएंगे, जिससे कि किसी को भी सरकार की योजना के बारे में जानकारी करनी है तो वो कर सकेगा। एक बड़ा मुद्दा, मोदी जी ने कहा कि हमने जनधन खाते खोले हैं,
हमने विकास किया है, हमने सड़कों में इन्वेस्ट किया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, तो एक तरह से उत्तर प्रदेश को वो पूरा देश उत्तर प्रदेश को सेमीफाइनल मान रहा है और मोदी जी को ये लग रहा है कि उन्होंने आज तक जो विकास का काम किया है उसके सहारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने 73 सीटें जीती, इस बार भी चुनाव जीते। जनधन जिन्होंने अकाउंट खुलवाए उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिला। और मैं तो ये कह सकता हूं समाजवादी पार्टी ने कन्या पे धन दिया। हम जानना चाहते हैं बीजेपी ने कन्याधन के बराबर में क्या दिया है। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे 18 लाख। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए बीजेपी ने क्या दिया। हमने तो जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ दिया, 50 जिले जुड़ गए हैं। बीजेपी वालों को बताना पड़ेगा कि कितने जिले जोड़ दिए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में 102, 108 में लगभग 4000 एम्बुलेंस चलाई हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि कितनी एम्बुलेंस चलाई हैं। पुलिस के लिए 100 नंबर के लिए 3000 गाड़ियां इकट्ठी की हैं, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि पुलिस में कितनी मदद की है। अगर हमने 60,000 से ज्यादा केवल पुलिस में भर्ती कर दी जवान, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कितना उन्होंने नौकरियां दी हैं। तो ये बीजेपी कहने को कुछ भी, लेकिन उन्हें जमीन पर दिखाना पड़ेगा, और जमीन पर अगर किसी ने काम किया है तो समाजवादी लोगों ने किया है। आपने नोटबंदी के जो मारे गए लोग या अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई नोटबंदी के वक्त, उनको 2-2 लाख लेने की घोषणा की है। क्या शुरू से आपका मन था कि ये मुद्दा पॉलिटिकल बनाना है, या ये मुद्दा आगे चल के पॉलिटिकल बनेगा? मैंने जब जानकारी की और जब मुझे मालूम पड़ा कि जो लोगों की जान गई है वो सब गरीब हैं और लाइन में लगकर के उनकी जान गई है, तो मैंने फिर उन सब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद की है। ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाया है, हमने केवल उनकी मदद की है 2-2 लाख रुपए से। आपने 37 विधायकों के टिकट काटे हैं, आपको क्यों लगा? क्या आप एंटी इनकम्बेंसी से डरे हुए थे, या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ हुआ इसके बाद मुख्य चर्चा में आ पाए और एंटी इनकम्बेंसी आज चर्चा में ही नहीं है? ये आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ उस पूरे अनफॉर्चुनेट झगड़े का? इसमें कई लोगों को टिकट दी गई थी, लेकिन जब क्षेत्र से शिकायत आई और जब ये महसूस हुआ कि वो क्षेत्र में कामयाब नहीं होंगे जीतने के लिए, तब उनकी टिकट बदल दी गई। मैं समझता हूं कांग्रेस का गठबंधन होने की वजह से भी कुछ साथियों की टिकट चली गई, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तो आने वाले समय में उनका सम्मान जरूर होगा। बहुजन समाज पार्टी की आप बात करें, आप इन चुनावों को मुकाबला त्रिकोणीय मानते हैं, या ये मानते हैं कि ये सीधी लड़ाई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच? मैं ये कहता हूं कि अब ये लड़ाई किसी से बची नहीं है। आधे से ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलने जा रहा है और कांग्रेस के गठबंधन को। अब बीजेपी और बीएसपी को ये तय करना है कि नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, और हमें ये भी नजर रखनी है कि हम इतना जीत जाएं दोनों गठबंधन के बाद कि बीजेपी और बीएसपी मिलकर भी सरकार न बना पाए। आपको लगता है ऐसा संभव है? और आपको क्या लगता है कि अगर दोनों बहुमत से शॉर्ट रहे तो दोनों चुनाव के बाद मिलकर एक गठबंधन कर सकते हैं, जैसा बीएसपी और बीजेपी में पहले हुआ था? उत्तर प्रदेश में बीजेपी बीएसपी मिलकर 3 बार सरकार बना चुके हैं, और बहुजन समाज पार्टी की नेता ने और बीजेपी के नेताओं ने रक्षाबंधन भी मनाया है। अगर कहीं ऐसा हुआ तो जो लोग 3 बार मिल चुके हैं 1 बार और मिल जाएंगे। इसलिए कहीं न कहीं समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन को इतनी सीटें लाएंगे जिससे ये गठबंधन करके भी सरकार न बना पाए। आखिरी 2 सवाल। क्या आरएलडी को आपने इसलिए दूर रखा क्योंकि आपको लग रहा था कि जाट और मुस्लिम वोटरों का क्लैश है और आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश? असल में हम कांग्रेस से ही इतना नेगोशिएशन में समय चला गया, हमारा साइकिल की लड़ाई में समय चला गया, और फिर हमारे घर की लड़ाई में समय चला गया, तब तक चुनाव की तारीख आ गई। तो अगर हम चुनाव में गठबंधन में लग जाते तो हमारा बहुत समय चला जाता। ये सीट किसको मिलेगी, ये सीट किसको जाएगी, तो इसलिए जब कांग्रेस से समझौता हो गया फिर हमने किसी से आगे बात नहीं बढ़ाई। क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट वोटर दुविधा में है कि वो किसके तरफ जाए? पिछली बार वो बीजेपी की तरफ गया था, अब उसको लग रहा है कि क्या फिर से आरएलडी का मुंह किया गया? हम तो चाहेंगे किसी जाति समुदाय को नहीं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि किसान का भला हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, विकास हो,
तो मैं समझता हूं हर समाज के लोग किसी और को वोट न दें, हम समाजवादियों की मदद करें, जिससे बहुमत की सरकार बन करके हम उनके बीच में खुशहाली के लिए काम कर सकें। मायावती बार बार ये कहती हैं कि अल्पसंख्यक बीएसपी को वोट दें। मैं ये कह सकता हूं, बहुजन समाज पार्टी की नेता के बारे में जानते हैं लोग कि बीजेपी से 3 बार मिलकर सरकार बनाई है। बीएसपी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, और वो कहीं सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए अल्पसंख्यक और खासकर मुसलमान भाई ये जानते हैं कि उनके साथ कई बार धोखा हुआ है, बीएसपी ने किया है। इस बार वो धोखा नहीं खाएंगे। वो किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी कुछ भी कहे, किसी से कुछ कहलवाए, लेकिन मतदान उनके पक्ष में नहीं होगा। आखिरी सवाल, फाइनल सवाल, बिल्कुल फाइनल। 2019, आज 2017 में है, लोग कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है जनरल इलेक्शंस का, 2019 के इलेक्शंस का। तो अगर कांग्रेस और आपका एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानकर 2019 में उनके साथ अलायंस करें? मैं ये कह सकता हूं, ये अलायंस 2017 का है, लेकिन 2017 का अलायंस और सरकार बनने के बाद ये आने वाले समय में जो 2019 है उसका रास्ता खोलेगा। वो किस तरीके से गठबंधन होगा और कौन प्रधानमंत्री होगा या कितना हम सीट लेंगे, ये बात की बात है। फिलहाल हम और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के 2017 का चुनाव जीतना चाहते हैं, फिर बैठ करके तय करेंगे कि 2019 में क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कैंपेन बढ़िया चलता रहे और आप इसी तरह मेहनत करें, और उम्मीद है कि आपकी जो यूथफुल एनर्जी है वो हमेशा इसी तरह से बना रहे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनका हमने बहुत वक्त लिया और एक लंबी बातचीत की। उम्मीद ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो ये चुनाव है, त्रिकोणीय चुनाव, उन चुनाव के अंदर जनता समझदारी के साथ अपना वोट करे।